मेरा नाम प्रिया है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरे 2 भाई हैं और मम्मी पापा भी हैं। जैसे ही मेरा पढ़ाई पूरी हुई, घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, तो मम्मी पापा ने तुरंत हाँ कर दी और फिर मेरा विवाह हो गया। मैंने एक धनी लड़के से शादी की थी, जो कि हर मामले में बहुत समझदार और संभलकर फैसले लेने वाला था। वह अकेला रहता था, लेकिन उसके पास बड़ा घर था और उसका व्यवसाय भी अच्छी तरह चलता था। ये सब देखकर मेरे पापा ने उस रिश्ते को मंजूरी दी। मेरे एक साथी का नाम विकास था, जो मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे गहरा प्रेम करती थी। लेकिन मेरी शादी को केवल 6 महीने हुए थे कि विकास को हार्ट अटैक आ गया और वह मुझे छोड़कर चला गया। विकास की मौत से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि मैं अभी गर्भवती नहीं थी। विकास के जाने के बाद मेरे मम्मी पापा ने कहा कि मुझे उसके बारे में भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी 2 भाभियां भी थीं, जिन्हें मैं आज के समय के अनुसार जानती थी। इसलिए विधवा होने के बाद मैं अपने मम्मा पापा के घर ही रहने लगी। लेकिन लोग मुझसे कहते रहे कि प्रिया, तुम दूसरे से शादी क्यों नहीं करती? पर मेरा दिल किसी और के लिए तैयार नहीं था। विकास के साथ जब कोई नहीं था, तब उसने मेरा पूरा साथ दिया था और मुझे उससे बहुत प्यार और खुशी मिली थी। मुझे कहीं और जाने का डर था, इसलिए मैंने फिर से शादी नहीं की और अपने लिए लड़ रही थी। मैं सोचती थी कि मुझे विकास के घर में ही रहना चाहिए, लेकिन वह घर इतना बड़ा था कि रात को डर लगता था। जब मुझे ब्लॉक जैसा महसूस होता, तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता। पहले मुझे इतनी बेचैनी नहीं होती थी, लेकिन पति के निधन के बाद मैं छोटी छोटी बातों से डरने लगी थी। रात में सोचते सोचते नींद आ जाती कि कब ये सब मेरे जीवन से निकल जाएगा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। विकास का व्यापार बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास काफी पैसे थे, जो मेरी जरूरतों के लिए काफी थे। मैं समझदार और शिक्षित थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। फिर मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न घर के निचले हिस्से को किराए पर दे दूं, ताकि घर में कोई ना कोई रहे और मुझे डर भी न लगे, साथ ही हर महीने आमदनी भी हो जाए। लेकिन मैं एक अकेली युवती थी, इसलिए किसी अजनबी पुरुष को किराए पर घर देना मुझे जोखिम भरा लग रहा था। मैं बहुत कम ही अपने पड़ोसियों से बात करती थी, लेकिन अब मुझे सबको बताना पड़ा कि मुझे किराएदार चाहिए। मैंने साफ कह दिया था कि मुझे एक परिवार चाहिए, मैं किसी अकेले व्यक्ति को घर नहीं दूंगी। मैंने आसपास के लोगों को ये जानकारी दे दी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। फिर एक सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर मैदान की ओर देखने गई तो देखा, एक वृद्ध महिला और एक युवक दरवाजे पर खड़े थे। फिर मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, मैडम, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन सुना है कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं और केवल परिवार को ही किराए पर देना पसंद करती हैं। हम केवल 2 लोग हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं रहेगा। इस पर मैंने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं किसी अकेले व्यक्ति को घर नहीं देना चाहती, मैं घर का निचला हिस्सा किराए पर देना चाहती हूँ। तो क्या आप दोनों माँ बेटा यहाँ रहना चाहते हैं? तो महिला ने कहा, मैं इनकी माँ नहीं हूँ, इनकी पत्नी हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह लड़का बहुत ही स्मार्ट और नौजवान लग रहा था। उसका नाम रोहन था और उस महिला का नाम शांति था। शांति की उम्र लगभग 45 साल रही होगी। इतनी उम्र की महिला का एक युवा लड़के से विवाह करना मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। इस पर वे दोनों मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं मैडम, हमें देखकर हर कोई चौंक जाता है। फिर उन्होंने कहा, मैडम, क्या आप हमें ये घर किराए पर दे सकती हैं? हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए और आपको किराएदार की जरूरत है। मैंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं आपको यह मकान रहने के लिए देने को तैयार हूँ। आइए, कमरे की चाबी लीजिए और अपना सामान ले आइए। ये सुनकर रोहन मुस्कुराते हुए शांति से बोला, भाड़ा आप कहिए, मैं दे दूंगा। ये सुनकर मैं और भी खुश हुई और मैंने चाबी उन्हें दे दी। थोड़े ही समय में उन्होंने अपना सारा सामान उतारकर घर में सेट हो गए। पूरा दिन बीत गया और शाम को मैं रोहन के बारे में सोचने लगी, शांति में उसे क्या दिखा कि उसने उससे शादी कर ली? क्या ये शादी मजबूरी थी या प्यार, या फिर यह रिश्ता जबरदस्ती का था? तभी मैं रसोई में शांति को ये सोचते देख रही थी कि मेरी माँ की कही बात याद आए, अगर कोई नया व्यक्ति आपके आसपास आए तो उसे एक समय का भोजन जरूर खिलाओ, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि आज मैं शांति और रोहन के लिए खाना बनाऊंगी।
मैं तो अकेली रहती तो सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाती, लेकिन आज 3 लोगों के लिए खाना बनाना मुझे खुशी दे रहा था। रात हो गई तो मैंने खाने को टिफिन में रखा और नीचे जाकर उनके दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक खटखटाने के बाद मैंने सोचा शायद वे थक गए होंगे या सो गए होंगे, इसलिए मैं वापस जाने लगी। तभी दरवाजा खुला और रोहन बाहर आया। उसने पूछा, प्रिया दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जब उसने मेरे हाथ में टिफिन देखा तो बोला, खाना लाने की क्या जरूरत है, शांति रसोई में खाना बना रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग मेरे मेहमान हैं और मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। फिर मैंने कहा, कल से हम सब एक ही घर के परिवार की तरह रहेंगे। फिर मैंने पूछा, शांति भाभी कहाँ हैं? तभी रोहन मेरी ओर जल्दी आया और कहा, शांति का सिर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए वह कमरे में सो रही है। मैंने कहा, अभी तो आपने कहा था कि शांति रसोई में खाना बना रही थी। ये सुनकर रोहन घबरा गया और कहने लगा, रसोई करते वक्त ही उसका सिर दर्द करने लगा था। शायद अब वह सो चुकी होगी। आप जानती हैं न, वह उम्रदराज है और यह बीमारी उसे अक्सर पकड़ लेती है, इसलिए उसे नींद से उठाना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा और ऊपर अपने घर लौट आई। ऊपर आकर मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, रोहन ने ऐसा क्यों कहा? मैं लेटी तो थी, पर मन में उथल पुथल मची हुई थी। पहले वह कह रहा था कि शांति खाना बना रही है, लेकिन जब मैं दरवाजे तक गई तो उसने बात बदल दी। आखिर वह क्या छुपा रहा है? फिर मैंने सोचा कि मुझे ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। मैंने निश्चय किया कि शांति को मैं अपनी बड़ी बहन मानूंगी। हम दोनों इस बड़े घर में साथ बैठकर बातें करेंगे। वह भी अकेली है और मैं भी। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मैं उसके बारे में धीरे धीरे जानूंगी, खासकर यह कि उसने रोहन से शादी क्यों की। मुझे यकीन था कि शांति मुझसे मिलने जरूर आएगी, क्योंकि मैंने उसके लिए खाना बनाया था। कम से कम वह थैंक यू तो कहेगी ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक सामने वाले से बात न हो जाए चैन नहीं पड़ता, लेकिन मेरा यह अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। रात बीत गई, लेकिन शांति मुझसे मिलने नहीं आई। हालांकि मुझे उसकी तारीफ या धन्यवाद की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस उससे 2 बातें करना चाहती थी। अब मेरे घर में किराएदार आ गए थे, तो मुझे अकेलेपन का डर नहीं था। मैंने अपने दिल को समझाया कि अब घर में कोई तो है, ये सोचकर थोड़ी तसल्ली मिली। अब बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डरावनी नहीं लगती थी। जब विकास जिंदा था तो मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह मेरे साथ था। विकास मुझे बहुत प्यार करता था। उसकी याद में मैं हर दिन रोती थी। इन्हीं सोचों में डूबी मैं सो गई थी, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा था। तभी मुझे किसी महिला की चीख सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, दुख में हो और मदद की गुहार लगा रहा हो। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए ताकि आवाज न सुनाई दे, लेकिन चीखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो मुझे पसीना आने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। डर और बेचैनी में पूरी रात जैसे तैसे कट गई। सुबह करीब 5 बजे जाकर वो चीखें बंद हुई, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं घबराई हुई थी। खुद को संभालते हुए चाय बनाए, हाथ धोए और एक कप चाय लेकर बालकनी में आई। वहां मैंने देखा कि रोहन गली में खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं बाहर जा रहा हो। जब वह फोन पर बात कर रहा था और उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो वह हल्की से मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। उसका हाव भाव देखकर लग रहा था कि शायद वह ऑफिस या किसी जरूरी काम के लिए निकला है। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि यह शांति से बात करने का अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि उसके घर आने के बाद से मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी और मैं उससे खुलकर बातें करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लूं और नीचे जाकर शांति से मिलूं। मैंने घर के सभी काम जल्दी निपटाए और फिर नीचे जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं दरवाजे के पास खड़ी रही और सोचने लगी कि मैं कितनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ और अभी तक किसी ने खोला क्यों नहीं। तभी अंदर से आवाज़ आई, प्रिया दीदी, आप हैं? ये शांति की आवाज़ थी। मैंने जवाब दिया, हाँ शांति भाभी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ प्रिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें नम थीं। उसने मुझे अंदर बुलाया और पलंग पर बिठाकर कहा। मैं थोड़ी नर्वस थी, समझ नहीं पा रही थी कि किसी को अंदर बुलाऊं या नहीं।
इसलिए मैंने सोचने के बाद दरवाज़ा नहीं खोला। इस पर मैंने कहा, शांति भाभी, यह इलाका आपके लिए नया है। यहाँ आपके अलावा और कौन आएगा? आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने शांति से पूछा, भाभी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? उसने कहा, हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। फिर उसने अपनी बात शुरू की। मुझे मेरे पति रोहन पसंद नहीं है। वह बहुत जवान है और चाहता है कि उसे उसकी उम्र जैसी ही कोई युवती मिले। लेकिन मैं उम्र में बड़ी हूँ और मेरा चेहरा भी उसे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि रोहन का कहीं और कोई अफेयर है और वह मुझसे धोखा कर रहा है। मुझे पता नहीं वह फ़ोन पर किससे बात करता है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ तो वह गाली गलौज करता है और कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठाता है। मैंने पूछा, शांति भाभी, क्या आप ठीक हैं? तो उसने कहा, मुझे सब कुछ तो मिला है, पैसे, कपड़े, जो भी एक महिला चाहती है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने कहा, शांति भाभी, मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो उसने जवाब दिया, मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करते, तो आप क्या कर पाएंगी? रोहन मुझे छोड़ने की धमकी देता है। अब मेरी दुनिया में कोई नहीं बचा। बस आप मुझे बताएं कि मैं बूढ़ी हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, शांति भाभी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। और हाँ, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगी। तभी शांति ने मुझे आवाज लगाई, प्रिया, आप किसी को ये बात मत बताना, खासकर मेरे पति को। अगर उसे पता चला तो वह मुझ पर हाथ उठाएगा। तो आप भी किसी से मत कहना कि आप यहाँ आए हैं या मैंने आपको कुछ बताया है। मैंने कहा, हाँ शांति भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोहन को कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में ऊपर आ गई। अब मुझे रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसे शांति पसंद नहीं थी तो फिर उसने उससे शादी क्यों की? फिर भी वह उसके साथ रह रहा था, जबकि उसके दिल में उसके लिए कोई सम्मान या स्नेह नहीं था। रात को मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन फिर वही हुआ, एक महिला की चीखें फिर से सुनाई देने लगी। अब की बार मैंने तय कर लिया कि इस आवाज़ के बारे में मुझे गहराई से सोचना होगा। मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया कि यह आवाज़ आखिर आती कहाँ से है। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, आवाज़ और भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। तभी मुझे समझ में आया कि यह चीखें शांति के कमरे से आ रही थी। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गई। फिर मैं जल्दी से नीचे दौड़ी, क्योंकि अब मेरे दिल में शांति के लिए दया और चिंता थी। मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकती थी और चुप रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं नीचे पहुंची और जोर जोर से उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। काफ़ी देर तक लगातार दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरे खटखटाने के बावजूद भी चीखें बंद नहीं हो रही थी, बल्कि अब तो वो और भी तेज हो गई थी। थक हार कर, बेबसी में, मैं वापस ऊपर लौट आई। मेरा दिल बहुत भारी था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। उस रात शांति की चिंता करते करते मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं बालकनी में बैठ गई और सोचने लगी कि जब रोहन सुबह बाहर जाएगा, तब मैं उसे रोककर जरूर बात करूंगी। सुबह करीब 8 बजे दूध वाला आया। तभी मैंने देखा कि रोहन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। मैंने तुरंत उसे आवाज़ दी। रोहन के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन वह रुका और मेरी ओर देखकर बोला, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। शांति की चिंता मत कीजिए कि वह रात में क्यों चीखती है, पर मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो मुझे भी बताएं। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, तो मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। आखिर वह क्यों रोती है? जब तक मैं पूरी बात नहीं जानूंगी, तब तक मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? रोहन ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह मुझ पर बहुत शक करती है, हर बात पर, हर वक्त। ये सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, आप जरा मुझे ध्यान से देखिए, फिर शांति को देखिए, दोनों में कितना फर्क है। अगर मैं चाहता तो किसी जवान और खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर शांति को चुना क्योंकि वह अनाथ थी। लेकिन फिर भी वह मुझ पर शक करती है, रोहन ने आगे कहा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसे अनाथ समझकर उस पर तरस खाया और उससे शादी कर ली। वह मेरे घर में नौकरानी थी, मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे शादी कर लूं, उसे अपना नाम दूं, उसे एक पहचान दूं।
लेकिन मेरे इस फैसले से मेरा परिवार बेहद नाराज हो गया। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने शांति के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। रोहन की आंखें नम थीं। अब आप ही बताएं, क्या शांति से शादी करके मैंने कोई पाप किया है? मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ संपत्ति से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भी निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी पसंद से शादी की। मैंने शांति के लिए बहुत कुछ सहा है। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन वह मुझे समझती ही नहीं। उसे लगता है कि मेरा किसी और से अफेयर है, कि मैं फोन पर किसी और से चुपचाप बातें करता हूँ। इसके बाद रोहन ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और कहा, 2 साल पहले मेरी माँ ने मेरे लिए एक अमीर परिवार की लड़की का रिश्ता तय किया था। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, मेरी माँ की सहेली की बेटी थी। लेकिन मैंने वह रिश्ता सिर्फ शांति के लिए ठुकरा दिया। मेरी माँ ने कहा था, तू इस औरत के प्यार में अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता कि वह तेरी माँ की उम्र की है। तू एक नौकरानी से शादी के लिए अपने पूरे परिवार और सगाई को खत्म कर रहा है। लेकिन तब भी मैंने शांति को चुना और बाकी सबको छोड़ दिया। फिर रोहन की आवाज़ और धीमी हो गई। मैंने हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया है, लेकिन उसके इस रवैये से अब मैं खुद बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि शांति को अपनाकर मैंने सब कुछ खो दिया है, रोहन बोला। वह शादी की पहली रात से ही मुझ पर शक करती है। उसे लगता है कि मैं आज भी उसी लड़की से बात करता हूँ जिससे मेरी पहले सगाई हुई थी। उसे लगता है कि मैं उसकी सुंदरता का दीवाना हूँ और उसी के ख्वाब में खोया रहता हूँ। अब शांति मुझ पर हर रोज शक करती है, बिना वजह बहस करती है, और इसी वजह से कई मकान मालिकों ने हमें किराए के घर से निकाल दिया है। लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी पागल है, और इसी कारण मुझे हर 3-4 महीने में नया घर ढूंढना पड़ता है। फिर उसने मेरी ओर देखा, गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, प्रिया दीदी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। शांति मानसिक रूप से बीमार है। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैं उसकी इलाज करवा रहा हूँ। कभी कभी वह लोगों पर हमला भी कर देती है। इसलिए ही मैं उसे बाहर नहीं जाने देता और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देता। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था और उसके शब्दों में एक सच्चाई की झलक थी। मुझे उसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। मैंने रोहन से कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे ऐसे बंद मत रखिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। शायद उससे बात करने से उसकी हालत में थोड़ा सुधार हो जाए। लेकिन रोहन ने तुरंत जवाब दिया, आप ऐसा कह रही हैं क्योंकि आपने उसकी असली हालत देखी नहीं है। जब मैं ऑफिस चला जाता हूं और अगर उसने मेरे पीछे आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए माफ कीजिए दीदी, मैं आपकी यह बात मान नहीं सकता। इस पर मैंने कहा, अगर शांति ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको जिम्मेदार नहीं मानूंगी। मैं बस इतना चाहती हूं कि उसे कैद में मत रखिए। फिर रोहन ने अपनी जेब से चाबी निकालकर मेरे हाथ में दे दी और कहा, ये दरवाजे की चाबी है, लेकिन सावधान रहना। फिर वह वहां से चला गया। मैं उन दोनों के अलग अलग बातों से बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आकर जल्दी जल्दी काम करने लगी। फिर मैंने सोचा कि शांति के कमरे में जाकर देखूं। जब मैं अंदर गई तो देखा कि वह पलंग पर बैठी थी, गहरे विचार में डूबी हुई थी और रो रही थी। मैं उसके पास गई। उसे देखकर मेरा दिल टूट गया। उसने मुझसे पूछा, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा, शांति भाभी, मुझे लगा कि आप अकेली हैं और मैं भी अकेली हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ, थोड़ी बात करने। मुझे देखकर वह खड़ी हुई, मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे किसी के कंधे की जरूरत थी। मैंने कहा, शांति भाभी, र छोड़िए, आपकी छोटी बहन आपके साथ है। आज मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आप रात को क्यों चीखती हैं? कृपया मुझे बताइए। फिर भी मैं रोहन की बातों पर विश्वास कर रही थी। अब मैं शांति के मुंह से सच सुनना चाहती थी, लेकिन तभी शांति घबरा गई और बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति मेरी बहुत देखभाल करते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि कल वह मुझसे कुछ और कह रही थी और आज कुछ और। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ कि तुमने अपने घर को कैसे सजाया है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जब मेरे पति घर आएं तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगे। मैंने सिर हिलाया और कहा, चलो, मैं तुम्हें मेरा कमरा और घर दिखाती हूँ। लेकिन मेरे मन में उलझन थी कि शांति का व्यवहार अचानक इतना बदल क्यों गया। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, शांति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर चोट के निशान थे। उसे देखकर मैं डर गई। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? शांति ने कहा, कल जो मैंने तुमसे कहा था, शायद वो मेरे पति ने सुन लिया था। मुझे शक है कि उसने कहीं कुछ ऐसा लगाया है जिससे सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं।
वो मुझ पर बहुत कड़ी नज़र रखता है। इसलिए आज मैंने तुमसे कहा कि मैं खुश हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा पति मुझे रोज तंग करता है, मारता है। फिर उसने कहा, जब तुम अपनी आंखों से देखोगी कि मेरे साथ क्या होता है, तब तुम्हें असली झटका लगेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो मेरे कमरे में कैमरा लगाओ। मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाओ, तो मेरे पति को सजा मिलेगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। इस पर मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद भी उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि एक तरफ रोहन शांति पर आरोप लगा रहा था और दूसरी तरफ शांति अपने पति पर। जो कुछ मैंने अपनी आंखों और कानों से देखा सुना, उसके आधार पर मुझे लग रहा था कि दोनों ही अपनी जगह सही लगते थे, दोनों ही निर्दोष दिखते थे। इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, सच्चाई जानना। मैंने सोचा कि कैमरा लगवाना ही बेहतर होगा। मैंने एक आदमी से कैमरा इंस्टॉल कराने की बात की, लेकिन कैमरा आने में अभी थोड़ा वक्त था। हर रात नीचे से चीखों की आवाज़ें आती थीं, और जब मैं सुबह रोहन से मिलती तो वह कहता कि शांति की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। लेकिन रात में जब मैं शांति से मिलती तो वह कहती कि उस पर जुल्म और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं चाहती थी कि अगर रोहन झूठ बोल रहा है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिले, और अगर शांति वाकई बीमार है तो उसे सही इलाज मिल सके। कैमरा आने में अभी समय था। उस दिन मैंने थोड़ा काम निपटाया और सोचा कि आज शांति को फिर से खाना दे दूं। वैसे तो मैं रात में शायद ही कभी नीचे जाती थी, लेकिन आज कुछ मजबूरी थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, अचानक शांति की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह कह रही थी, आज की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उसकी फिक्र मत करो, वो कमजोर है, उसे काबू में करना आसान है। ये सुनकर मैं सिहर उठी और चुपचाप पीछे हट गई। अब शांति का एक और नया चेहरा मेरे सामने था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिमाग में क्या क्या विचार उमड़ने लगे थे। मुझे शक होने लगा था कि शायद शांति गलत है। क्या वह रात को किसी को घर बुलाती है और कोई गलत काम करती है? क्या वह जानबूझकर रोहन के बारे में गलत बातें फैला रही है? कैमरा आने में अभी समय था, इसलिए मैंने अपनी पुरानी दोस्त को बुलाया, जो एक महिला कांस्टेबल थी। मैंने उसे पूरी बात बताई और कहा, मुझे तुम्हारी टीम की बहुत जरूरत है। मेरी दोस्त तुरंत आ गई। मैं खाना खाकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मैं सो गई। जब मैं जागी तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मैं घबराई हुई थी और मेरी दोस्त, जिसका नाम रमा था, मेरे सामने खड़ी थी। जब मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आए और अस्पताल में क्या कर रही हूँ, तो वह हंस दी और बोली, प्रिय, तुमने एक बड़ा काम किया है। कई दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग किराएदार बनकर घरों में रहते हैं और जब घर वाले उन पर भरोसा करते हैं तो वे चोरी करके भाग जाते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से हमने उन चोरों को पकड़ लिया। प्रिय, जो शांति तुम्हारे घर में किराएदार थी, वह चोरों के गैंग का हिस्सा थी। वे घर की हर चीज पर नजर रखते थे और घर वालों को फंसा देते थे। रोहन और शांति दोनों तुम्हारे साथ यह खेल खेल रहे थे। तुमने अपनी सारी बातें शांति को बताकर ठीक किया। मैंने शांति की बातें सुनी और वह बोली, गुजरी रात दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा मिलाई थी। उनका मकसद था तुम्हारे घर को लूटकर भाग जाना। ये सब बहुत सोच समझकर किया गया था, लेकिन हम सही समय पर पहुंचे और जब हम तुम्हारे कमरे में गए तब तुम बेहोश थी। तुम्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि लोग कितने गिर सकते हैं, कैसे झूठे नाटक करके मासूमों को फंसा सकते हैं। रोहन और शांति की बातों से ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था कि वे मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं रमा की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी जान बचाई। अब तो मुझे किराएदार रखने से डर लगता है। इस घटना ने मुझे फिर से अकेला बना दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। आजकल किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं अकेली ही ठीक हूँ। शायद मेरी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है, और अब मैं उस अकेलेपन में भी सुकून महसूस करती हूँ। इन दिनों मैं गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देती हूँ। वे बच्चे पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं और रात को अपने घर लौट जाते हैं। उनके साथ समय बिताकर मुझे दिल से बहुत सुकून मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।